हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरिम सरकार का गठन, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, 3 जून की योजना और देसी रियासतों की स्थिति क्या थी स्वतंत्रता के बाद। तो हमने इससे पहले कैबिनेट मिशन पढ़ा था और संविधान सभा का चुनाव पढ़ा था। तो देखिए, हमने चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट किया था और हम 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन तक आ गए हैं। तो अब हम देखेंगे अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए, इंडिया और सिंगापुर के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच होती है? तो वो इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। अब हम देखेंगे अपना टॉपिक। तो देखिए, अंतरिम सरकार का गठन। देखिए, कांग्रेस द्वारा वायसराय की अंतरिम सरकार के गठन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद, देखिए कांग्रेस थी, उसने जो वायसराय थे उनके जो अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव था कि आप अपनी सरकार का गठन करिए, तो उस प्रस्ताव को क्या है, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल, उस समय कौन थे? लॉर्ड वेवल ने 1 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया। तो जो लॉर्ड वेवल थे उस समय वायसराय, उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। तो देखिए, उसके बाद क्या हुआ, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों के साथ शपथ ली थी, इसलिए अंतरिम सरकार के रूप में। ठीक है, इसके बाद देखिए 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, किंतु मुस्लिम लीग का सरकार में प्रवेश करने का उद्देश्य सरकार के कामकाज में बाधा पहुंचाना तथा पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाना। अब देखिए, मुस्लिम लीग भी अंतिम सरकार में शामिल तो हो गई थी, लेकिन इसका मकसद था कि हम अपनी जो पाकिस्तान की मांग है उसको आगे बढ़ाएं, इसलिए वो आई थी। तो देखिए, दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित की गई संविधान सभा की पहली बैठक का लीग ने बहिष्कार का निर्णय लिया। अब उस सरकार में शामिल तो हो गई, लेकिन उसने क्या है, जो दिल्ली में पहली बैठक हुई संविधान सभा की, उसका ही बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा के लगातार बहिष्कार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के निर्णय को मुस्लिम बहुल इलाकों में ना लागू किए जाने की बात कही। अब देखिए, मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी। तो जो ब्रिटिश सरकार ने थी, उसने कहा संविधान सभा के जो निर्णय होंगे वो मुस्लिम बहुल जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है उन इलाकों में लागू नहीं होंगे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। एटली ने क्या कहा कि भारतीयों को अब सत्ता दे दी जाएगी। इसकी घोषणा होते ही लीग ने विभाजन के लिए कलकत्ता, असम, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत, पंजाब इत्यादि में उत्पाद मचाना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, जैसे ही लीग को लगा कि भारतीयों को सत्ता मिलने वाली है, लेकिन वो चाहते थे अलग राज्य चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा हिंसा कर दी। कहाँ? कुछ जगह कलकत्ता, असम, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत, पंजाब, ठीक है, इन जगहों पर। इस घृणा के वातावरण में भारत की एकता को बनाए रखना असंभव था। अब देखिए, इतने हिंसा के माहौल में जो है मतलब एक जो है भारत की जो एकता है, ठीक है, एक स्टेट को बनाए रखना मुश्किल था, मतलब कि विभाजन को ना किया जाना, क्योंकि काफ़ी हिंसा हो रही थी, काफ़ी लोग मर रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है? 3 जून की योजना भी कहते हैं। अगर कभी आ जाए 3 जून की योजना किसे कहते हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना को। अब देखिए, 3 जून 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत विभाजन की योजना ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत की। तो उस वक्त कौन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री? एटली थे। उन्होंने क्या है, जो भारत विभाजन की योजना थी वो ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत कर दी, वर्तमान स्थिति को देखते हुए। इस योजना के अंतर्गत भारत को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया कि वे चाहे भारत में या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में। तो देखिए, क्या है, भारतीयों को सत्ता दी जाएगी, लेकिन जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, वह ये निर्णय कर सकेंगे कि वह भारत में रहना चाहते हैं, चाहे वो भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो क्या है, 34th गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए 1947 में। ठीक है, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का दिन निश्चित किया था। 2 महीने के विचार विमर्श के पश्चात माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन ही इस समस्या का एकमात्र हल है। तो देखिए, क्या हुआ, इस वक्त इतनी हिंसा चल रही थी, इतनी मारकाट चल रही थी कि ये लगा कि अब विभाजन करना ही पड़ेगा, ये एक समस्या का हल है। तो इन्होंने 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। ठीक है, तो क्या है, इस योजना का प्रारूप क्या था? भारत विभाजन की जो योजना थी, इसमें था मुस्लिम बहुल क्षेत्र यदि चाहे तो अलग अधिराज्य का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। तो उन्होंने कहा जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मतलब जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है,
वे चाहे तो अलग अपना राज्य निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, और उनके लिए अलग संविधान सभा बनाई जाएगी। पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। देखिए, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, ठीक है, वहां पर क्या किया जाएगा, जनमत संग्रह किया जाएगा, मतलब लोगों से पूछा जाएगा कि आप भारत में चाहते हैं पाकिस्तान में। असम के मुस्लिम बहुल क्षेत्र सिलहट के बारे में भी जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय लिया जाना था। असम का जो सिलहट क्षेत्र था, वहां पर भी क्या होना था, जनमत संग्रह। सिंध एवं बलूचिस्तान के प्रांतीय विधानमंडल को यह निर्णय लेना था कि वे भारत में रहना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो देखिए, जो सिंध, अब देखिए पहले जनमत संग्रह हो रहा था, इनमें सिंध और बलूचिस्तान में क्या है, प्रांतीय विधानमंडल निर्णय लेगी। देसी रियासतों को भी स्वयं निर्णय लेना था कि वे पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है, भारत के साथ। देखिए, एक तरीके से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की योजना है। इसी को तो इस मतलब इस तरीके से क्या है, तो भारत तो बट ही जाएगा ना। सबसे पूछ रहे हैं आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो देखिए वो तो। और पंजाब, बंगाल और असम के विभाजन के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया। तो देखिए, पंजाब और बंगाल और असम के विभाजन के लिए क्या एक सीमा आयोग बनाया गया। कांग्रेस ने ना चाहते हुए मजबूरीवश विभाजन की योजना को स्वीकार किया। कांग्रेस चाहती नहीं थी विभाजन, लेकिन इतनी हिंसा को देखते हुए उन्हें भी मजबूरीवश इस योजना को स्वीकार करना पड़ा। गोविंद बल्लभ पंत ने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में विभाजन की उस योजना की पुष्टि हेतु अपना प्रस्ताव पेश किया। देखिए, मजबूरन जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, जेवी कृपलानी तथा अंतिम रूप से गांधी जी ने भी विभाजन को अपनी स्वीकृति दे दी। तो धीरे धीरे ये सब मान गए, है ना। कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के पश्चात अब्दुल गफार खान ने अलग पख्तूनिस्तान की मांग की, जिसे माउंटबेटन ने अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, देसी रियासतों की स्थिति क्या रही स्वतंत्रता के बाद। देसी रियासतों को कह दिया गया था कि आप चाहे तो भारत में रहे या पाकिस्तान में, उनकी मर्जी है, लेकिन की स्थिति क्या रही, भारत विभाजन योजना 3 जून योजना बोलते हैं में रियासतों को यह छूट प्रदान की गई थी कि वे किसी भी राज्य में शामिल हो सकते हैं, किंतु रियासतों की जनता द्वारा किए जा रहे व्यापक आंदोलन के दबाव और सरदार पटेल की कूटनीतिक दक्षता की वजह से अधिकांश रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। देखिए, अब भारत को बिल्कुल तोड़ने वाला प्लान था, लेकिन जो उस वक्त हमारे सरदार पटेल थे, उन्होंने इतनी अच्छी कूटनीतिक दक्षता दिखाई कि उन्होंने सारी रियासतों को भारत में शामिल किया। ज़्यादातर देखिए, किंतु देखिए क्या हुआ कि वैसे तो रियासतों को बोल दिया गया था कि आप पाकिस्तान में रहे या भारत में, उनकी मन है, किंतु रियासतों की जो जनता थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, व्यापक आंदोलन कर रहे थे उनके दबाव में, और सरदार पटेल की कूटनीतिक दक्षता की वजह से क्या है, अधिकांश रियासतें कहाँ शामिल हुई, भारत में। अब देखिए, ये याद रखना है, 3 जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 कैसे शामिल हुए, ये हमेशा पूछा जाता है। जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, किंतु यहाँ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था। इस परिस्थिति में भारतीय सैनिकों ने राज्य पर कब्जा करके जनमत संग्रह कराया, जो भारत के पक्ष में था। फलस्वरूप जूनागढ़ रियासत को भारत का अंग बना लिया गया। तो देखिए, जूनागढ़ की जो जनता थी वो भारत के साथ आना चाहती थी, लेकिन जो नवाब था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। तो क्या है, यहाँ पर जनमत संग्रह के द्वारा, जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा जो है जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ की जनता आने चाहती थी भारत के साथ। अब देखिए, हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र रूप से शासन करने का इच्छुक था, किंतु इसके तेलंगाना क्षेत्र में आंतरिक विद्रोह को देखते हुए भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और 1948 में इसे भारत का अंग बना लिया गया। ठीक है, अब देखिए, हैदराबाद का जो निजाम था वो स्वतंत्र रहना चाहता था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर क्या किया गया, सैनिक हस्तक्षेप के माध्यम से इसे भारत का अंग बनाया गया। कश्मीर की जनता भारत में सम्मिलित होने की इच्छुक थी, किंतु वहाँ के तत्कालीन महाराजा अभी अनिर्णय की स्थिति में थे। इसी दौरान पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर इसे पाकिस्तान में शामिल करना चाहा, किंतु कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ संधि कर भारत में शामिल होने का फैसला किया। ठीक है, जो वहाँ पे कश्मीर में राजा था वो क्या था, वो निर्णय नहीं कर पा रहा था, लेकिन जनता भारत के साथ आना चाहती थी। तो इसी बीच क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या करा था, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था उसे पाकिस्तान में शामिल करने के लिए। किंतु जो फिर क्या किया, जो कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने भारत के साथ संधि करी, ठीक है, और भारत में शामिल होने का फैसला किया। तो कश्मीर संधि के द्वारा, जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा, और हैदराबाद जो है हमारा वो सैनिक सैनिक हस्तक्षेप द्वारा क्या है, भारत में शामिल हुआ। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो गया है। अब हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तब तक के लिए थैंक यू।